Hello, 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 hello. हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। Good morning, sir. Happy गुड, Teachers Day. थैंक यू, सेम टू यू जी, सेम टू यू। Good morning, sir. Happy Teachers Day. गुड थैंक यू मॉर्निंग जी, सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सेम टू यू जी। आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good morning, sir. Happy Teachers Day. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू जी, Happy Teachers. Happy Teachers Day. थैंक यू जी। मेरे वाली करेगा। अपनी ना एक बार ऑडियो भी वहां से बंद कर देना। टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड सेम टू यू। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू जी। और बताओ क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। बढ़िया हो? Teachers Day, गुड sir. मॉर्निंग सर, हैप्पी हैप्पी टीचर्स टीचर्स डे। डे सर। थैंक यू जी, थैंक गुड यू। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sir, happy. थैंक यू Happy तैयारी। सर Teachers Day, टीचर्स डे sir. सर। Sir, रि- Happy Teachers Day. और नालायक को सुन तो लो मेरी बात, तैयारी करके आए हो। Yes, हाँ sir. सर, हो गई तैयारी। Yes, sir. आज मैंने आपको पता है ना चार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आज मैंने आपको 4 चैप्टर दिए थे, पता है आपको? Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ। चलो, कैसे हो सर? मैं बहुत अच्छा हूँ जी। आप बताओ सभी। बढ़िया। मैं एक बार बढ़िया है अभी सर। फटाफट स्टूडेंट्स को ऐड कर लेता हूँ, देन उसके बाद सेशन स्टार्ट करते हैं। और सर मैंने आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत बस आपका प्यार है, आशीर्वाद है, सब जबरदस्त बढ़िया हो गया हूँ बिल्कुल। मैं फटाफट से एक बार ऐड कर लेता हूँ, बाकी अपनी ऑडियो वहां से एक बार म्यूट कर देना प्लीज। ऑडियो एक बार प्लीज म्यूट कर देना जी। अभी भी रिवीजन कर लो, 5 मिनट आपके पास हैं, फिर मत कहना कि सर हमने की नहीं रिवीजन। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, ध्यान रखना। संजना, जागृति, एकता, किसी का भी नाम आ सकता है। अभी रिवीजन कर लो फटाफट से। बच्चा घबरा गया, हे भगवान सर ने मेरा नाम कैसे ले लिया। मैं इतने फटाफट से बच्चे ऐड कर रहा हूँ, जितने बच्चे भी आ रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे, इतने आप फटाफट से रिवीजन कर लो। मैंने 4 चैप्टर दिए थे, रिटर्न का, एडवांस टैक्स का, क्लबिंग ऑफ इनकम का और अपील का। सभी को थैंक यू सो मच जी, जो चैट में लिख रहे हैं टीचर्स डे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जल्दी जल्दी आप फटाफट से क्लियर कर जाओ दिसंबर के एग्जाम, अपने ड्रीम पूरे करो, पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करो, और आगे कई लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाओ, ऐसे इंसान बनो, अच्छे इंसान भी बनो। डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी, इंसान भी साथ में अच्छे बनो। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच साकेत, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू जी, Sir, Happy Teachers Day. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, Sir, Happy Teachers Day. थैंक यू सो Sir, मच, Happy Teachers Day. थैंक यू थैंक यू Happy थैंक यू, Teachers Day, sir. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो Happy मच, Teachers Day, sir. थैंक यू जी। अच्छा सुनो, मेरी ना वैसे एक आदत है, मैं मतलब जो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं ना, तो नॉर्मली मेरी स्टार्टिंग से आदत है उनको मैं लिखता रहता हूँ। तो कल रात को मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, मतलब अगर मैं सुना पाऊँ आपको, मेरा दिल था कि आज मैंने कहा चलो टीचर्स डे भी है, तो 5 मिनट लगेंगे बस। 5 मिनट अगर मैं इसमें लगा दूं तो चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, Yes, sir. मैंने Yes, sir. आपको दिख रहा है Yes, मोबाइल में, sir. मैंने कुछ लाइनें लिखी हुई हैं यहाँ पे। Yes, sir. सर पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ हाँ पे जी सर। आपको बोल के सुनाता हूँ। Yes, ठीक sir. है, अब जितने बच्चे हैं एक बार बस अपनी ऑडियो म्यूट करके थोड़ा ध्यान सुना, मे भी कुछ लाइनें से आपको सीखने को मिल जाए, या कुछ लाइनें आगे कभी हमारी लाइफ में काम आ जाएं। ठीक है जी। तो कल रात को मैं वैसे ही जब मतलब अपना सोने के लिए गया, तो उस टाइम मतलब मेरा रहता है कि मैं कम, जब जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार हमारे पास शेयर करने वाला कोई नहीं होता। तो सबसे बेस्ट फ्रेंड जो मुझे लगता है कि एक नोटबुक हो, या एक आपके पास नोट्स हो, जहां पे आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा।
तो मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है कि मतलब जो भी मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं उसको मैं जरूर लिखता हूँ, ताकि जब मैं मतलब आगे जाके इस थॉट्स को पढूं तो मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो मेरे माइंड में थॉट्स आते हैं तो उससे मैंने क्या सीखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये लो जी, मैंने कल टीचर्स डे के बारे में वैसे ही लिख रहा था, तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है। टीचर्स का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से जिससे हमें कुछ सीखने को मिले। जब हम छोटे थे तो माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, अच्छे बुरे का फर्क बताया। सबसे पहले टीचर्स वो हैं जिनका कर्ज हम एक जन्म क्या कई जन्मों में उतार कभी नहीं सकते। फिर जब हम स्कूल गए, वहाँ हमें टीचर्स मिले, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, पढ़ना सिखाया। ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ दोस्त मिले, कुछ अच्छे मिले, कुछ बुरे मिले, दोनों ने ही हमें कुछ सिखाया। लाइफ में कई अननोन लोग भी हमें मिले जिनको देख के हमने कुछ सीखा, इनडायरेक्टली वो भी हमें सिखा के चले गए। कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने भी हमें कुछ सिखाया। धीरे धीरे हम बड़े होते गए, फिर हमें लगा अरे हमें तो सब पता है, ये बात हमारे मन में आने लगी। अब हम लोगों को सिखाने लगे। हमें धीरे धीरे जो हमें समझाते थे वो लोग हमें कम दिखने लगे, जबकि वो लोग आज भी वहीं पर थे, लेकिन हमें अब लगने लगा कि वो हमें क्या सिखाएंगे। अब उन्हीं से सीखकर हम उन्हीं को सिखाने लगे। कॉलेज, क्लासेस, सब जगह हमने सब कुछ सीखा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा। याद करो जब हम आए थे इस दुनिया में, और आज हम जहां पर भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, किसी ना किसी पर्सन ने हमें यहां तक पहुंचाया है। बुक से हमने सीखा तो बुक हमारी टीचर बन गई, दोस्त से हमने सीखा तो दोस्त हमारे टीचर बन गए, बट हमने कभी उन्हें बताया नहीं। हमें लगा कि क्या हुआ, उन्होंने हमें सिखाया, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिखाएंगे ही, लेकिन ये नहीं सोचा कि जो बातें उन्होंने हमें सिखाई हैं वो प्राइसलेस हैं। उन सभी लोगों को आज थैंक यू करने का दिन है, आज ग्रेटिट्यूड शो करने का दिन है। कभी कभी आप सोचना, जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं वो लाइफ कई लोगों के लिए एक सपना है। हम क्यों नहीं थैंक यू बोलते उन सभी लोगों को जो हमारी लाइफ में आए और यहाँ तक हमें पहुंचाया। लेकिन कैसे बोले, बात हमारी ईगो पर आ जाती है। हमें लगता है हम छोटे बन जाएंगे उनके सामने। आपको नहीं पता, आप जितना नीचे झुकोगे उतना ही आप ऊपर जाओगे। कहीं भी जाना लाइफ में, कितना ही ऊपर जाना, बट हमेशा ये ध्यान जरूर देना कि आपके पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बातें बहुत हैं, धीरे धीरे और बातें करूंगा। बस यही बोलूंगा, जिंदगी एक है, पता नहीं कितनी है। या तो अपने लिए जी लो या अपने साथ दूसरों के लिए भी जी लो। दूसरों के लिए जी गई जिंदगी हमेशा याद की जाती है, अपने लिए जी गई जिंदगी बहुत कम लोग याद कर पाते हैं। तो बस यही टीचर्स डे पर मैंने लिखा है। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को इतना प्यार देने के लिए। बस मैं यही बोलूंगा सर कि प्लीज ये स्क्रीन पे शेयर कर दो ना सर प्लीज। हाँ सर जी, प्लीज शेयर कर दीजिए, स्क्रीन पे शेयर शेयर कर कर दो दीजिए ना। सर इसको। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूं मैं? यस सर। इसकी इमेज मेरे पास है, वो एक मिनट रुको, मोबाइल में है, एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। सर हाँ जी, सर आपके इंस्टा पे डाल दोगे क्या, तो हम पढ़ लेंगे। चलो मैं इंस्टा पे डाल दूंगा, अपनी स्टोरी पे डाल दूंगा, ठीक है। सर आपने बहुत अच्छा लिखा, मजा आ गया। यस मेरे माइंड में जो सर थॉट्स, टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर देना प्लीज। ठीक है ठीक है, बहुत सर थैंक बहुत लिखा अच्छा है सर। थैंक यू सो मच, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी Good- टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। चलो जी स्टार्ट करें फिर अब सेशन। यस सर। यस सर। चलो बस अब एक बार अपनी फटाफट से ऑडियो बंद कर लो, ठीक है जी। वंस अगेन टीचर डे की आप सभी को शुभकामनाएं। लास्ट में बस आपसे यही बोलूंगा कि अभी आपकी एज है, इस एज को खराब मत होने देना। इस एज में काफी सारी डिस्ट्रैक्शन आती हैं, हमारा झुकाव उसकी तरफ ज्यादा हो जाता है जो लाइफ में हमारे आगे किसी काम की नहीं होती, और जो हमारे आगे काम की होती हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा पीछे हटते जाते हैं। बट आपको अभी नहीं पता लगेगा, आज से आने वाले 5 साल के बाद जब अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब आपको लगेगा यार बहुत बढ़िया गलती हमने की है, काश उस टाइम हम समझ जाते। तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली के जितने बच्चे हैं, अगर वो अभी अच्छे समझ जाएंगे ना, तो लाइफ उनकी बहुत बढ़िया है। एक बार डिग्री ले लो, बिलीव मी दुनिया आपके पीछे घूमेगी।
एक बार डिग्री ले लो, बिलीव मी, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेगी। आपको उस दिन फील होगा कि यार जो छोटी छोटी बातों पे हम पहले झुक जाते थे ना, वो आज हमें पता लग रहा है कि वो बातें कुछ भी नहीं थी। तो बस टीचर डे पे यही बोलूंगा कि एक अच्छे इंसान बनना, राष्ट्र को आगे लेके जाना, देश को आगे लेके जाना और कुछ सिखाने वाले बनना लोगों को। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने आस पड़ोस में अच्छे लोगों को रखना बस साथ, ठीक है। चलो जी, तो मैं स्टार्ट करता हूं जी, वन बाय वन। अब मैं नाम लेता हूं। सबसे पहले रिवीजन मुझे करवाएंगे विशाखा। विशाखा, अपनी ऑडियो ऑन करो जी। गुड मॉर्निंग विशाखा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आपकी अब वहां से तो अनम्यूट हो चुके हैं, बट आपकी वैसी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है हाँ, आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। और तैयारी करके आए हो? हाँ जी सर। चलो सर एक दो डाउट है, वैसे हाँ मैंने रिवीजन किया है। अच्छा अच्छा, चलो पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं, फिर डाउट ले लूंगा आपका, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर का है। आप मुझे ये बताओ कि इनकम टैक्स की जो भी रिटर्न फाइल करते हैं वो किन किन लोगों के लिए फाइल करना मैंडेटरी है और किन किन लोगों के लिए फाइल करना ऑप्शनल है? कंपनी एंड फर्म के लिए मैंडेटरी है सर, ठीक है, और इंडिविजुअल एओपी एजीपी एजेपी के लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल है। एचयूएफ के लिए भी ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है? कि मतलब करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अगर हम लोग कहेंगे कि उनका वो एग्जेम्पशन लिमिट से अगर ज्यादा है तो फाइल करना होगा, अगर एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो फाइल करना नहीं करना होगा। ठीक है, और उसमें इफेक्ट देंगे पहले डिडक्शन विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एंड सेक्शन 54, 54 EC, 54E, 54D, 54B, 54G, 54GA एंड 54GB। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर सुना ध्यान से, बच्चे का आंसर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कंपनी फर्म होंगी उनके लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओई और एजेपी जो होंगे उन्हें रिटर्न फाइल करना तब कंपलसरी है अगर उनकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। और टोटल इनकम आप जो भी चेक करोगे वो बिफोर डिडक्शन चेक करोगे, बिफोर एग्जम्पशन चेक करोगे, फिर आप चेक करोगे उसकी टोटल इनकम कितनी है। अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तो उन्हें रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है टीना। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रिटर्न फाइल करने की मुझे ड्यू डेट बता दो कि ड्यू डेट क्या क्या होती हैं। सर कंपनी और फर्म, हाँ जी, कंपनी और फर्म की होती है 30 सितंबर, ओके। और जिनको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है उनकी भी 30 कंपनी, एक बार दोबारा से, कंपनी और फर्म दोनों की 30 सितंबर होती हैं? नो सर, कंपनी और जिनका ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है ठीक है, उनकी 30 सितंबर होती है, और बाकी सबकी 31 जुलाई। 31 जुलाई, ठीक है जी। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे ही है कि अगर मान लो कोई कंपनी सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करती तो क्या वो लेट रिटर्न फाइल कर सकती है? यस सर। उसकी लास्ट डेट क्या होती है? 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर। 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर, वेरी गुड जी, वेरी गुड। अगला मेरा क्वेश्चन है आयुष। यस सर। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैंने सही टाइम पर रिटर्न फाइल की, उसमें कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, तो क्या उस रिटर्न को मैं रिवाइज कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकता है। डेट क्या है लास्ट? 31 मार्च ऑफ असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, इन दोनों में से जो अर्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं करता और मेरे बिजनेस के लॉस हैं, मैंने सही टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की बट मेरे उस साल बिजनेस के लॉस हैं, तो क्या मैं उसको सेट ऑफ कर सकता हूं? सर अगर लॉस हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की है तो हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, सेट ऑफ कर सकते हैं उनको। यस सर। और अगर बिजनेस के हैं? बिजनेस की है तो सर अगर हम ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भी उसको कर सकते हैं। सेट ऑफ कर सकते हैं, तो फिर क्या नहीं कर सकते?
सेट ऑफ कर सकते हैं, तो उसको शायद कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं उसको। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन दीपिका से है। दीपिका, अपनी ऑडियो वहां से ऑन करो। दीपिका, चलो उससे फिर अगला मैं, हर्षिता, आप अपनी ऑडियो ऑन कर लो। हर्षिता। Yes, sir. Good हाँ morning, sir. Happy Teachers Day. थैंक यू सो मच जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है Yes, कि sir. एक पर्सन है, उसकी ग्रोस टोटल इनकम है 4.5 लाख, ठीक है, और डिडक्शन उसकी है चैप्टर 6A को मिलाकर, डिडक्शन उसकी है 2 लाख रुपए की, उसकी टोटल इनकम आ रही है 2.5 लाख। Yes. तो क्या उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? और फिर अमाउंट कितनी बोली आपने, कितने में? ग्रोस टोटल इनकम 4.5 लाख है, डिडक्शन है 2 लाख रुपए की, नेट इनकम बच रही है 2.5 लाख रुपए की, क्या उसको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, नहीं है? नो सर। यस, नो सर। नो, क्यों? मैंडेटरी नहीं है ना 2,50,000 की अमाउंट। बट एक बात मुझे सोच के बताओ, क्या हम टोटल इनकम चेक करते हैं या टोटल इनकम डिडक्शन से पहले चेक करते हैं? टोटल इनकम। नहीं, आपने रिवीजन नहीं की सही ढंग से। अभी अभी मैंने पहले आते ही बोला था कि टोटल इनकम आप चेक करते हो डिडक्शन से पहले। अब अगर डिडक्शन से पहले चेक करूंगा तो इनकम तो मेरी 4.5 लाख है ना, और अगर इनकम मेरी 4.5 लाख है तो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, मुझे रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है हर्षिता? ओके, ओके सर। ओके जी। अगला मेरा क्वेश्चन है एकता। एकता, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ एडवांस टैक्स किन लोगों को देना और किन लोगों को नहीं देना होता? सर एडवांस टैक्स जिनकी प्रीवियस ईयर में इनकम 10,000 और उससे ज्यादा होती है उनको देना होता है। और जो प्रीवियस ईयर में, दोबारा बोलो, प्रीवियस ईयर में इनकम? यस सर। इनकम नहीं सर, टैक्स 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 10,000 से ज्यादा होता है। 10,000 से ज्यादा होता है या 10,000 या उससे ज्यादा होता है? 10,000 या उससे ज्यादा होता है तो ठीक। हमें देना होता है। और जिनकी और एडवांस टैक्स उनको नहीं देना होता जिन सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 से ज्यादा होती है और जिनकी पीजीबीपी से इनकम नहीं होती। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। आस्था, अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है। आस्था, यस सर। एडवांस टैक्स हमें एक साथ देना होता है या इंस्टॉलमेंट के अंदर देना होता है? सर इसके दो केसेस होते हैं। अगर एसएससी एक्सेप्ट 44 एडीआर और 44 एडीए में है तो उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, जो कि 15 मार्च तक या उसके 15 मार्च पे ही देना पड़ता है। और अगर 44 एडी या एडीए से मतलब अदर देन 44 एडी या एडीए से है तो 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अगला मेरा क्वेश्चन ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा, ज्योति, यस सर। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, 4 इंस्टॉलमेंट की टाइम लिमिट क्या क्या है वो बता दो। 4 इंस्टॉलमेंट की टाइम लिमिट। थोड़ी सी, हाँ, आवाज कम करो अपनी, थोड़ा सा ना मोबाइल थोड़ा पीछे रखो। हाँ बोलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। 4 इंस्टॉलमेंट की टाइम लिमिट सर। हाँ जी, हाँ जी। टाइम लिमिट सर, ड्यू डेट। हाँ हाँ, वही ड्यू डेट। हाँ जी सर, 15 जून, हाँ जी, 15 सितंबर, ठीक है। 15 दिसंबर और 15 मार्च। परसेंटेज बोल दो, कितनी कितनी परसेंट जाती है? सर 15, हाँ जी, 45, हाँ जी, 75 और और 100% लास्ट में, बहुत 15 बढ़िया, मार्च को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगला मेरा क्वेश्चन कपिल से है। कपिल, कपिल भट्ट। जी सर बोलो। यार गुस्से में क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ कहा है आपको? सर आप तो कुछ कहते नहीं हो। हाँ तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हो? सर आप ऐसी आवाज ही ऐसी है सर। अच्छा, आवाज ही ऐसी है।
तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत आएगी, ध्यान रखना, लड़ाई बहुत होगी बाद में शादी के बाद। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा ये बताओ मेरे को, सबसे पहली अपील कहाँ जाती है? सर CIT में, सेकंड अपील? ITIT में, थर्ड अपील? हाई कोर्ट में, फोर्थ अपील? सुप्रीम कोर्ट में। ITAT में अपील फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है? विद इन 30 डेज, नहीं विद इन 60 डेज। फॉर्म नंबर? 36। 36, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। अगला मेरा क्वेश्चन है खुशबू अग्रवाल। खुशबू अग्रवाल, यस सर। अगर मुझे CIT में अपील फाइल करनी है उसका फॉर्म नंबर क्या होता है? फॉर्म नंबर 35। 35। हाई कोर्ट में कितने दिन में अपील जाती है? हाई कोर्ट में हाँ जी, 120 डेज। 120 डेज, ठीक है। हाई कोर्ट में अगर मुझे अपील करनी है तो किस क्वेश्चन से रिलेटेड अपील कर सकता हूं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? यस सर। एक बार दोबारा सोच लो, हाई हाँ, कोर्ट सर। में क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जाते हैं? क्वेश्चन हाँ ऑफ सर, लॉ जाता है। क्वेश्चन ऑफ लॉ जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हाँ तो सर। ITT तक जाते हैं ना? हाँ हाँ, ठीक है खुशबू, सॉरी सर। ओके Yes, जी। sir. अगला मेरा क्वेश्चन है ओंकार। ओंकार, हाँ जी सर। माइनर वाले केस में क्लबिंग का लॉ क्या है ये बता दो। माइनर वाले केस में क्लबिंग का लॉ क्या बोलता है? माइनर के केस में क्लबिंग उसकी जो है उसके पेरेंट्स के इनकम में होती है। कौन से पेरेंट्स? अगर जिस पेरेंट का इनकम ज्यादा है क्लबिंग के पहले उसके हाथ में होती है। ठीक है, अगर दोनों का और डाइवोर्स हो गया? तो फिर जो माइनर को जो मतलब देखभाल करता है उसके इसमें होती है। अच्छा, क्या सभी माइनर की इनकम क्लब होती है या कुछ माइनर की इनकम क्लब नहीं होती? नहीं सर, सबकी नहीं होती। जो माइनर मैनुअल वर्क करता है या फिर उसके स्किल और टैलेंट के वजह से उसको अगर इनकम मिलती है या फिर वो किसी डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है तो उस केस में उसकी इनकम क्लब नहीं होती है। बहुत बढ़िया ओंकार। निकिता, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन है, माइनर की इनकम जिस भी पेरेंट्स में क्लब होती है क्या वो सारी क्लब होती है या कुछ एग्जाम्पशन के बाद क्लब होती है? सर 10 अंडर सेक्शन 32 में 1500 छोड़ के होती है। ठीक है, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, माइनर ने अपनी स्किल से इनकम कमाई 10 लाख, उस 10 लाख की उसने बैंक में FD करवा दी और वहां से 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, तो पेरेंट्स में क्या इनमें से कोई इनकम क्लब होगी? नहीं सर। मैं दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, 10 लाख रुपए की स्किल की इनकम है, उस 10 लाख से बैंक में FD करवा दी, वहां से 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, क्या इन दोनों में से कोई भी इनकम उसके पेरेंट्स में क्लब होगी? ये सर 1.5 लाख रुपए वाली होगी। 1.5 लाख रुपए वाली क्लब हो जाएगी, और 10 लाख वाली जो स्किल से आई है? सर स्किल से आने वाली तो नहीं होती ना, स्किल मैनुअल और डिसेबिलिटी में। ठीक है, तो मतलब सिर्फ 1.5 लाख क्लब होगी। बहुत बढ़िया, Yes, sir. वेरी गुड जी। थैंक यू। अगला मेरा क्वेश्चन है वंदिता। वंदिता, अपना माइक वहां से ऑन करो। यस सर। हाँ, आपसे मेरा क्वेश्चन ही है, अगर मैं सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करता तो मेरे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मतलब क्या इंटरेस्ट लग सकता है और क्या मेरे ऊपर फीस लग सकती है? सर अगर सही टाइम पे आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो मैक्सिमम 1,000 रुपये की पेनाल्टी लग सकती है। बहुत और बढ़िया। अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है और अगर आपने रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर दी तो 5,000 रुपये की फिक्स पेनाल्टी लगेगी और 31 दिसंबर के बाद फाइल की तो 10,000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। और इंटरेस्ट? इंटरेस्ट 234A वाला लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज आपने दिल खुश कर दिया, टीचर डे पे तैयारी करके आए हो आप, पता है ऐसे ही तैयारी करके चला करो ताकि दिल भी, आपको भी कॉन्फिडेंस मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि हम जो सेशन लगाते हैं अच्छा होता है वो। ठीक है, बट अभी खत्म नहीं हुआ सेशन, टेंशन मत लेना। अभी कई बच्चे, पल्लवी वर्मा, पल्लवी पल्लवी चलो, पल्लवी का भी माइक ऑन नहीं हो रहा। पायल, पायल नारंग, पायल नारंग,
पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया। चलो अगला फिर राम अवतार। राम अवतार कहाँ गए बच्चे सारे? मेरी आवाज आ रही है वैसे आपको? तो फिर इनको क्यों नहीं आ रही, नालायक? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। तो- यस सर आ रही है आवाज। तो फिर बच्चे कहाँ हैं ये वाले सारे? साक्षी शर्मा। सो गए सर लगता है। साक्षी शर्मा। ओ माय गॉड, क्या हो गया इनको? मैं आपको डांटूंगा नहीं, आप आओ तो सही आगे। बच्चा कह रहे हैं हम तो इसलिए लेट आए थे कि हमें हमारा नाम ना आए, आपने पता नहीं कहां से नाम हमारा ले लिया। शालिनी। यस सर, हाँ। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। आप मेरे को इसलिए पहले टीचर्स डे बोल रहे हो कि मैं क्वेश्चन आसान पूछूं? नो सर। अच्छा फिर ठीक है। चलो मुझे आंसर दो जी। अब चारों चैप्टर रिवाइज करके आए हो अच्छे से? यस सर। चलो मेरे को क्लबिंग के लॉ का थोड़ा सा बता दो कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर की है और उस एसेट से वाइफ ने कोई भी इनकम कमाई है, वो इनकम किस में क्लब होगी? अभी क्या कर रहे सर, एक बार फिर से बोलना। हस्बैंड ने वाइफ को एक एसेट ट्रांसफर की और वाइफ ने उस एसेट से इनकम कमाई है, उस इनकम पर वाइफ टैक्स पे करेगी, हस्बैंड टैक्स पे करेगा? सर अगर वाइफ की इनकम ज्यादा होगी तो सर एसेट ट्रांसफर करिए। हाँ जी हाँ जी। एसेट ट्रांसफर करिए तो उससे उस पे जो इनकम आ रही है वो क्लब हो जाएगी हस्बैंड के हैंड्स में। चलो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है। मान लो वाइफ ने उस एसेट से इनकम कमाई 5 लाख यस सर। और उस 5 लाख से बैंक में करवा दी एफडी, वो क्लब नहीं होगी। अच्छा वो क्लब, बट माइनर वाले केस में तो क्लब हो जाती है। सर माइनर वाले में अगर डिसेबल है तो नहीं होती है, और स्किल टैलेंट से वो अगर कमा रहा है तो भी नहीं होती है, और बाकी केस में क्लब हो जाती है। अच्छा, और वाइफ वाले केस में अगर इनकम से इनकम कमा रहे हैं तो क्लब नहीं होती, मतलब इनकम से इनकम पे क्लबिंग नहीं होगी फिर। बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है, ध्यान रखना। यस सर। वाइफ को मैंने इनकम एसेट ट्रांसफर की है और वो ऐसे एसेट, ट्रांसफर करिए। हाँ, और वो एसेट मेरी हाउस प्रॉपर्टी है, तो क्या हाउस तो फिर प्रॉपर्टी सर- पर क्लबिंग का लॉ लगेगा, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? सर रीजन नहीं पता, वो डाउट था। अच्छा, रीजन मैं बता देता हूँ। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 27 में कवर होता है डीम्ड ओनर के अंदर। यस सर। ठीक है, तो ऑलवेज ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो हमेशा ध्यान देना कि वाइफ वाले केस में क्लबिंग का लॉ हर केस में लगता है, बट हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर। ठीक है ओके सर। सर एक डाउट था। हाँ जी, बोलो शालिनी। सर इंटरेस्ट है 234C का, उसमें जो 3 मंथ करके इंटरेस्ट लगना है, तो वो जो 3 मंथ है 1% और फिर 3 मंथ करके, वो समझ से नहीं आया ठीक से। वो मैं आपको समझा दूंगा इस सेशन के एंड में। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अगला मेरा क्वेश्चन, हाँ जी सर सेक्शन सर 27 है। हाँ 27 डीम्ड ओनर का। ओके सर। ओके जी। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किसका नाम लूं? साकेत सर मुझे, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तैयारी करके आए हो? हाँ असेसमेंट का वगैरह बाकी सब तैयारी करके आए हैं सर। चलो असेसमेंट, तो मुझे ये बता दो, सबसे पहले अपील बताओ, अपील कहाँ करते हैं हम? सबसे पहले अपील CIT अपील्स में करते हैं, अगर असेसिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर से SSC एग्रीड होता है। और दूसरी अपील? दूसरी अपील इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITAT। तीसरी अपील? हाई कोर्ट। चौथी अपील? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए हम लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं? हाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए सर हम इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक ही जा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ही है, एक CIT रिवीजन कोई कॉन्सेप्ट होता है अपील में? हाँ सर होता है, 263 और 264 में होता है। उसके बारे में थोड़ा 263 बताओ। हाँ सर, वो CIT रिवीजन एक होता है, मतलब सर अपील में अगर SSC को लगता है या SSC को लगता है कि टाइम लगेगा तो वो रिवीजन के पास जा सकता है। अच्छा 263, हाँ रिवीजन अंडर सेक्शन 263 डिपार्टमेंट के लिए होती है। अच्छा 264 अगर कोई प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SSC होती है तो 264 में होती है।
263 की रिवीजन के अगर ऑर्डर फेवर में नहीं है डिपार्टमेंट का तो डिपार्टमेंट अपील कर सकता है, लेकिन 264 में ऑर्डर अगर एसएससी के अगेंस्ट है तो अपील करने नहीं जा सकता, वो उसका वहां पर खत्म होता है। और 263 का ऑर्डर 2 साल में पास किया जाता है और 264 का ऑर्डर 1 साल में पास किया जाता है। वाह भाई वाह, साकेत तो रट के आया पूरा घर से। सर मैंने रटा नहीं, मैंने समझा सर स्टूडेंट दरबार में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सर, मजा आ मैंने गया। डायग्राम तो याद है ना सर आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। चलो जी, अगला बच्चा, अब मैं नाम लेता हूँ। शिवानी अग्रवाल। यस सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच जी। मुझे एडवांस टैक्स के बारे में ये बताओ कि एडवांस टैक्स जी में इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट लगते हैं? हाँ जी सर, लगता है। किस किस सेक्शन में? एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट 234C में लगता है। 234C और एक और सेक्शन भी है 234B में लगता है सर। अगर वो 90% से कम उसका एस्टिमेटेड इनकम आता है तो 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ लगता है। और 234C में? सर 234C में हर डेट का, ड्यू डेट का अलग अलग इंटरेस्ट वो है। अगर जून 15 जून तक अगर सबमिट किया नहीं किया है, अगर 15% एस्टिमेटेड इनकम उससे कम किया है तो 1% पर मंथ और 3 मंथ तक लगेगा। उसी तरह से सर सितंबर में भी 15 सितंबर का भी होता है सर 1% पर मंथ, 45% होता है सर उसका रेट और 3 मंथ्स तक। और फिर सर दिसंबर का भी सर 75% और 3 मंथ्स 1% के हिसाब से और 100% सर उसका 1% बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन, जागृति। जागृति सर नाम गलत है भाई। नाम क्यों गलत भर रखा है आपने? सर वो मेल सिस्टर की खोली हुई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर से है। हाँ जी सर। ठीक है, एक पर्सन की टोटल इनकम निकल के आ रही है 7 लाख। हाँ जी। उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई। हाँ जी। बट उसने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की और उसने रिटर्न फाइल की 15 जनवरी को। 15 जनवरी। तो उस पे पेनल्टी कितनी लग सकती है? पेनल्टी कितनी लग रही है? 15 जनवरी को गया सर। इनकम 7 लाख है। हाँ जी, 7 लाख। सर तो सर 10,000 लगेगी पेनल्टी। बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम 4 लाख है। हाँ जी। उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई है। ड्यू डेट 31 जुलाई। उसने भी टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं की। फिर उसने रिटर्न फाइल की 15 फेब को। 15 फेब को, ठीक है सर। उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी? सर 1000 तक लग सकती है। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड यार। लास्ट क्वेश्चन आपसे ही है। हाँ जी सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करता तो कौन कौन से लॉस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? हो सकते हैं सर हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का। बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लो जी, अब ऐसा करो, नोटबुक निकाल लो फटाफट से। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। कौन सा? जो आपने लास्ट पूछा था। ये पूछा था मैंने कि अगर आप सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो कौन कौन से लॉस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो एक तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस हैं और एक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। इन दोनों को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं चाहे आपने सही टाइम पे रिटर्न फाइल ही क्यों ना की हो। ओके सर, और बाकी को हम नहीं कर सकते ना, फॉरवर्ड? बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। चलो जी, क्वेश्चन लिखो अब यहाँ पे एक बार। एक मिनट रुको, आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। चलो जी, यस सर। ठीक है ठीक है। यस सर। क्वेश्चन लिख लो, Yes, sir. क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन सर क्वेश्चन लिखो जी। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, प्रीवियस ईयर 1920
1920 में उनका एडवांस टैक्स निकल के आ रहा है 2 लाख। 2 लाख, ठीक है जी। उन्होंने एडवांस टैक्स पे किया 2 लाख, और जो इनका एक्चुअल टैक्स है, एक्चुअल टैक्स, वो निकल के आ रहा है इनका 2,80,000, और रिटर्न फाइलिंग की डेट है, किसी की ऑडियो ऑन है प्लीज बंद कर लो। रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई। बट इन्होंने रिटर्न फाइल की है एंड पेमेंट जो की है टैक्स की, पेमेंट ऑफ एक्चुअल टैक्स, वो इन्होंने पेमेंट की है 15 दिसंबर को। मुझे आपको मुझे यह बताना है कि 234A का इंटरेस्ट कितना आएगा और 234B का इंटरेस्ट कितना आएगा। मैं एक बार क्वेश्चन सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं, जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया इसे समझ लेना। ये 2 साल हैं, एक तो प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। आप सब जानते हो एडवांस टैक्स हम प्रीवियस ईयर के अंदर पे करते हैं। इस पर्सन ने इस प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए का एडवांस टैक्स पे किया, बट जब इसने एक्चुअल टैक्स निकाला, इसका एक्चुअल टैक्स निकल के आया 2,80,000 रुपए। अब इसको ये टैक्स पे करना था 31 जुलाई को, जब इसको रिटर्न फाइल करनी थी, बट इसने ना तो रिटर्न फाइल की ना ही टैक्स पे किया। इसने फिर टैक्स पे किया है 15 दिसंबर को। तो एक तो इसने रिटर्न फाइलिंग में डिले कर दिया, और एक इसने एडवांस टैक्स भी शायद कम पे किया होगा। अब मुझे बोल दो कि 234A का जो इंटरेस्ट है लेट रिटर्न फाइलिंग का वो कितना लगेगा, और 234B का जो इंटरेस्ट है एडवांस टैक्स वाला वो कितना लगेगा। क्वेश्चन आपके सामने है। 234A 4,000 सर। बस कमेंट चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगा वहां से। चैट बॉक्स में लिख दो जी। A और B दोनों एक साथ लिखना, एक साथ निकालना और एक साथ लिखना। किसी का माइक ऑन है प्लीज बंद कर लो। किसी का माइक अभी भी ऑन है। चलो जी, क्वेश्चन मैं एक बार हटा रहा हूं। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं लिखा एक बार फटाफट से फोटो क्लिक कर लो या क्वेश्चन लिख लो, ताकि मैं आपके आंसर चेक कर सकूं। लो जी, एक बार मैं आंसर देख रहा हूं जी। आपके आंसर है 4,70,200, 4,70,200, 4,70,200, 4,70,200, 4,70,200। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सेम आ रहा है, बट मुझे सही आंसर की तलाश है। चेक करते हैं किसका सही आंसर आएगा। आंसर आ रहा है 4,70,200, और इसके अलावा किसी का भी आंसर नहीं है। 79 बच्चे बैठे हैं आज, इसके अलावा किसी का आंसर, सभी का 4,70,200 है। एक बच्चे का है 234B 600 तृप्ति का। चलो, एक बच्चा तो मेरे ख्याल से अलग आया, कुछ तो अलग करने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तृप्ति, तृप्ति यस सर। हाँ बताओ कैसे Yes, आया sir. 600? सर एक्चुअली जो मतलब 80,000 जो हमने नहीं पे किया था टैक्स, ठीक है, उसका 1% 1 मंथ का। ठीक है, 1 मंथ का? नो सर, 9 मंथ का, सॉरी। तो कितना आएगा सर 600। एक मिनट रुको, मैं को थोड़ा बहुत टैक्स आता है, भूल जाऊंगा। 80,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा 9 मंथ का, तो 600 आएगा। यस सर। हे भगवान, एक मिनट रुको।
80,000 का 1% अगर मैं 9 मंथ का निकाल रहा हूं तो 7200 आ रहा है। अच्छा, आपने 9/12 कर दिया क्या? यस सर। नहीं, ये 1% पर मंथ है। और अगर ये पर मंथ है तो मंथ को मंथ से मल्टीप्लाई करोगे ना। मुझे यही चाहिए था कि कौन ऐसा बच्चा करता है, और आप एक बच्चे मिल गए मुझे। सॉरी सर। हाँ, ध्यान रखना, अगर ये रेट पर एनम होता ना फिर मैं 9/12 करता, ओके सर। बट रेट ही मुझे मंथली दी है, तो अगर रेट ही मुझे मंथली दी है तो मंथ को मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा। करेक्ट आंसर जो है 4,7200, दैट इज करेक्ट आंसर। एक बार मैं दोबारा निकाल रहा हूं जिन बच्चों का नहीं निकल के आया जी। देखो, 2 लाख एडवांस टैक्स पे किया, एक्चुअल टैक्स 280 है, तो 80,000 का मैंने डिफॉल्ट किया। 1% रिटर्न फाइलिंग आपने की है 15 दिसंबर को, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने हो गए, तो इसको ये निकल के आ गया 4,000, ये 234A आ गया। अब अगर मैं 234B की बात करूंगा, उसको कैसे निकालना है? एक्चुअल टैक्स का 90% निकाल लो। अब जो इसका 90% आ रहा है ना, उतना आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया, इट मींस 234B लग जाएगा। फिर 234B किस वैल्यू पर लगेगा? जितना आपने डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट आपने किया 80,000, रेट आपका 1% है, और आप सब जानते हो 234B लगता कब से है? 1 अप्रैल से लगता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 9 महीनों का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 7200 जो है ये आपका कितना आएगा? 234B आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा सबको ये समझ में आ गया होगा। उम्मीद करूंगा सबने आंसर सही निकाला होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें 234A भी होगा, 234B भी होगा, और 234C भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, और जिनको 234C में डाउट आता है ना, मैं समझा भी दूंगा, बट पहले आपने निकालने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन लिखो जी। क्वेश्चन 2, ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका असेसमेंट ईयर है। एक पर्सन ने प्रीवियस ईयर में अपना टैक्स एस्टिमेट किया कि मेरा टैक्स निकल के आएगा इस साल 2 लाख रुपए। ठीक है जी, इसने 2 लाख रुपए का टैक्स एस्टिमेट किया जी, मेरा टैक्स निकल के आएगा 2 लाख, और इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इसने क्या किया? ये टैक्स इस इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग पे कर दिया। कैसे कैसे पे कर दिया आपको लिखवा रहा हूं यहां पे। 2 लाख का 15%, 30,000 यहां पे कर दिया, और फिर 45% 90,000 तक यहां पे कर दिया। 1.5 लाख इसने यहां पे कर दिया, 1.5 लाख तक, और पूरा 2 लाख रुपए पे कर दिया 15 मार्च को। ठीक है, फिर ये साल खत्म हो गया। अब जब साल खत्म हुआ तो इसकी एक्चुअल इनकम निकल के आई, और एक्चुअल इनकम से जब इसने एक्चुअल टैक्स निकाला ना, तो इसका एक्चुअल टैक्स निकल के आया 3,50,000। इसका ये एक्चुअल टैक्स निकल के आया। ठीक है, इसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 30 सितंबर। ऑडिट कंपलसरी होगा, इसलिए डेट हो गई होगी 30 सितंबर। और इसने रिटर्न फाइल की कब है? इसने रिटर्न फाइल की है 18 जनवरी को, 18 जनवरी को, और इसी दिन इसने टैक्स पे किया। आपको बस ये बताना है कि 234A कितना आएगा, 234B कितना आएगा, और 234C कितना आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इस पर्सन ने प्रीवियस ईयर में अपना टैक्स एस्टिमेट किया था 2 लाख, इसको लगा कि मेरा 2 लाख ही आएगा। इसने 2 लाख के बेस पे सारी इंस्टॉलमेंट बिल्कुल सही टाइम पे कर दी, इसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया अपनी तरफ से। बट जब इसका एक्चुअल टैक्स आया वो 3.5 लाख आया, और इसकी रिटर्न फाइलिंग 30 सितंबर को थी, बट इसने फाइलिंग की 18 जनवरी को। इसने रिटर्न भी लेट फाइल की, पेमेंट भी इसने लेट की है। अब मुझे बस आपसे ये जानना है कि 234A, B और C का कितना कितना इंटरेस्ट इसको देना पड़ेगा। क्वेश्चन करो जी सब बच्चे। और अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से बिना हेल्प लिए सही कर लिया तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो जी। और उम्मीद करूंगा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सही करेंगे।
आपने वही चैट बॉक्स में आंसर लिखना है जी। एक बार क्वेश्चन फटाफट से उतार लो ताकि मैं क्वेश्चन साइड में कर दूं। हटा रहा हूं जी क्वेश्चन। लो जी, आंसर मेरे पास आ चुके हैं। 234 ए का 6000 और 234 बी का 15000। सी, सी बताओ ना, सी तो मेन है, ए और बी तो कोई भी निकाल लेगा। मुझे सी ही तो चाहिए, सी में ही तो बच्चा गलती करता है। क्वेश्चन एक बार दोबारा दिखा रहा हूं जी। ए सबका 6000 आ रहा है और बी ऑलमोस्ट 15,000 आ रहा है सबका, बट सी अभी तक सिंगल बच्चे ने भी नहीं बताया। कई बच्चों को नींद आ रही है जी। सी एक बच्चे का आ गया 7575। ओके, एक बच्चे का सी आया 8250। चलो देखते हैं अभी। कई बच्चे कह रहे हैं सर ने तो कराना ही है, बहन छोड़ दे, इतना दिमाग मत लगा तू, सर तो करा ही देंगे। ए और बी सब निकाल रहे हैं। देखो पढ़ते हुए कितने अच्छे लग रहे हो आप, कितना प्यार आ रहा है आप पे। देखो ऐसे अगर आप घर में डेली पढ़ो तो मम्मी पापा कितने प्यार करेंगे आपको, कहेंगे ओ माय गॉड, ए भगवान इतना प्यारा बच्चा। सी आ रहा है 7575। 7575, 4-5 बच्चों का। मैं सिर्फ 1 मिनट वेट करूंगा और जी, फिर मैं करवाऊंगा। तो जिन जिन बच्चे निकाल रहे हैं कोशिश करें निकालने की। मैं कह रहा हूं चाहे गलत क्यों ना हो, ये मत देखो कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी या सर क्या बोलेंगे या दूसरे वाला क्या सोचेगा, ये बेकार की बातें कभी मत सोचा करो लाइफ में। जो आंसर आ रहा है आराम से बताओ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। सब अपने घर के लोग बैठे हैं। ए और बी तो सबका 6000 और 15,000 आ रहा है। सी जो आ रहा है ऑलमोस्ट बच्चों का 7575 आ रहा है। एक बच्चे का आ रहा है सी 8250, आयुष का। चलो जी एक बार मैं निकलवा रहा हूं यहां पे। अब चेक करो फटाफट से किन किन बच्चों का सही है। आयुष का भी 7575 आ चुका है, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बच्चों का 6, 15 और 7575। आकाश का आ रहा है सी 2000। चलो जी एक बार देखते हैं, इधर देखना ध्यान से जी। एक बार मैं एक बार स्लाइड दोबारा दिखा रहा हूं। अब सबसे पहले तो ना मुझे ए निकलवाओ जी, ए कितना आएगा। यहां पे देखो प्रीवियस ईयर में आपका 2 लाख आपने पे किया, आपका एक्चुअल आ रहा है कितना 3.5 लाख रुपए। तो मुझे बताओ आपने डिफॉल्ट यहां पे कितना किया है। डिफॉल्ट आपने कर दिया 1.5 लाख रुपए का। तो अगर यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का डिफॉल्ट हुआ 1% के रेट से, कितने महीने हो गए, सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हो गए। तो ये 6000 पे तो हमारा 234 आ गया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपने 2 लाख पे किए, एक्चुअल टैक्स 3.5 लाख था, 1.5 लाख का आपने डिफॉल्ट किया। यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी पूरा मंथ काउंट होगा क्योंकि रेट हमारा 1% पर मंथ और पार्ट है, तो पूरा महीना काउंट करेंगे। 4 महीने काउंट करेंगे तो हमारा 6000 पे 234 आ जाएगा। फिर 234 की बात करता हूं, एक्चुअल टैक्स का 90% निकालूंगा तो 90% जो आएगा ना उतना आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस टैक्स पे नहीं किया, उससे कम पे किया है, तो 234 भी लग जाएगा। 234 भी कितनी वैल्यू पर लगेगा, 1.5 लाख पर लगेगा। रेट आपका 1% है और कितने महीने का लगेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
और जनवरी 10 महीनों का लगेगा जी। तो 15,000 पे मेरा 234B आ गया। तो 234A 6,000, 234B 15,000। ऑलमोस्ट ये बच्चों का सही है जी। अब 234C चेक करना। अब यहां पे इंस्टॉलमेंट आपने पे की 30,000, यहां इंस्टॉलमेंट आपने पे की 90,000, यहां इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 1.5 लाख और यहां आपने पे की है 2 लाख। अच्छा, अब ये जो आपने पे की है ना, ये तो आपने एस्टिमेटेड टैक्स की पे की है। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो तुमने इंस्टॉलमेंट पे की वो तो तुमने अपनी मर्जी से पे की, बट हमें जो चाहिए ना, हमें किसकी चाहिए? हमें एक्चुअल टैक्स की चाहिए। तुमने पे की एस्टिमेटेड की, गवर्नमेंट को चाहिए एक्चुअल टैक्स की। अब मुझे फटाफट से निकाल दो जी। एक्चुअल टैक्स मेरा 3.5 लाख है, तो 3.5 लाख का 15% निकालूंगा तो 52,500, मतलब गवर्नमेंट को 52,500 रुपए यहां चाहिए थे। आपने 30,000 पे किए तो आपने 22,500 का डिफॉल्ट कर दिया। इस वैल्यू पर 1% 3 महीने का इंटरेस्ट यहां लग जाएगा। फिर ऐसे ही 3.5 लाख का अब 45% निकाल लो, तो गवर्नमेंट को यहां चाहिए था 157,500। आपने 90,000 पे किया तो आपने 67,500 कम पे किया, उस पर 1% 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। ऐसे ही 3.5 लाख का 75%, तो अगर मैं 3.5 लाख का 75% निकालूंगा तो आएगा 2,62,500। इतना चाहिए था, आपने पे किया 1.5 लाख, तो भैया 1,12,500 जो आपने कम पे किया उसका 1% 3 महीने का यहां इंटरेस्ट लगेगा। और गवर्नमेंट को पूरा 3.5 लाख यहां तक चाहिए था, आपने 2 लाख पे किया, तो 1.5 लाख जो आपने कम पे किया उसका 1% 1 महीने का। यहां गलती से 3 महीने मत लगा देना जी। अब इंटरेस्ट निकाल लो, 22,500 का 1% और 3 महीने का ये आ गया 675। 67,500 का 1% 3 महीने, ये आ गया 2,025। फिर 1,12,500 का 1% 3 महीने का, ये आ गया 3,375। और यहां पे 1.5 लाख रुपए का 1% 1 महीने का, तो ये आ गया 1,500। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूंगा तो 1,500 मल्टीप्लाई 3,375, सॉरी प्लस में 2025 और प्लस में 675, तो आंसर है 7575। दैट इज करेक्ट आंसर जी। तो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है और मुझे देख के खुशी है कि काफी सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हैं। हाँ जी सर, एक बार 234B वाला पॉइंट फिर से समझा देंगे? 234B दोबारा समझा रहा हूँ। 234B में देखो मैंने क्या किया है, आपका एक्चुअल टैक्स 3.5 लाख है, इसका 90% हमें पे करना था प्रीवियस ईयर में, बट आपने 90% से कम पे किया, आपने पे किया 2 लाख, तो 234B लग गया। अब 234B किस वैल्यू पर लगेगा? 3.5 लाख में से 2 लाख आपने पे कर दिया तो 1.5 लाख पर लगेगा। और 234B लगता कब से है? 1 अप्रैल से लगता है। तो अप्रैल से लेके आपने पेमेंट किया 18 जनवरी, तो अगर अप्रैल से जनवरी काउंट करूंगा तो कितने महीने आएंगे? 10 महीने आएंगे। तो 1.5 लाख का 1% 10 महीने का 15,000 पे 234B आपका आ जाएगा। तो सर 234B हर केस में ये 1 अप्रैल से लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 234B हमेशा लगता ही 1 अप्रैल से है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। सर एक डाउट इस क्वेश्चन में। हाँ बोलो मोहित। सर ये जो आपने इसमें एडवांस टैक्स की जो लिमिट्स निकाली सर वो क्यूमुलेटिव है। हाँ। सर हम इसमें वैसे नहीं करते जैसे अगर हम 15 जून तक नहीं 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 नहीं, वो तो हमें पेमेंट के टाइम पर देखना होता है कि हमें नेट कितना पेमेंट करनी है, बट जब इंटरेस्ट निकालेंगे तो ऑलवेज क्यूमुलेटिव पे निकालेंगे, नेट पे नहीं निकालना। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके जी। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो 234C का इंटरेस्ट है उसमें सर जो आपने रेगुलर क्लास में बताया था कि 12%, 36%, वो मैंने 45 और 100%। मैं बता रहा हूँ, वो मैंने ये बताया था कि अगर पहली इंस्टॉलमेंट 15% देनी है, बट अगर वो आप 12% तक भी दे देते हो तो 234C नहीं लगेगा। ऐसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट देनी 45% है, अगर आप 36% तक भी दे देते हो तो भी 234C आपके ऊपर नहीं लगेगा। वो तो ना सिर्फ ये चेक करने के लिए है
कि पहली 2 इंस्टॉलमेंट अगर हम इतने परसेंट भी दे देंगे तो 234C से बाहर हो जाएंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन में चेक तो सर करो, कंपैरिजन 12% 36% से करेंगे और हाँ। कैलकुलेशन 15% 45% से करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कैलकुलेशन जो हम इंटरेस्ट लगाने के लिए देखेंगे 12% और 36%, बट अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहा देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए फिर हम 15% और 45% ही देखेंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके जी। चलो और बताओ रे किसी का डाउट फिर। सर एक डाउट था। हेलो सर, एक डाउट। एक एक करके, हाँ कृष्णा बोलो। सर 234 में आपने अभी बताया कि 12% और 36% वाला बताया था सर। हाँ जी। तो सर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सर, अगर 234C में अगर इंटरेस्ट नहीं देना तो सर, या एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना, हमें अलग अलग चेक करना है। पहली इंस्टॉलमेंट पे 12% चेक करेंगे जी सर। और दूसरी पे फिर चेक करेंगे 36%। अगर पहली पे 12% नहीं है तो पहली इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लग जाएगा, बट क्या पता मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे कर दी हो, ठीक है सर। और अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने ज्यादा पे कर दी, मे बी वो 36% से भी ज्यादा पे कर दी, जी सर। तो उस केस में पहली इंस्टॉलमेंट पर तो इंटरेस्ट लगेगा, फिर दूसरी पर नहीं लगेगा। अगर सर दोनों पे ज्यादा पे कर दी तो सर दोनों में से किसी पे भी नहीं लगेगा? फिर दोनों पे नहीं लगेगा, फिर हमें तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट देखनी होगी। थैंक यू सर। ओके जी। हाँ जी, अब अगला डाउट आप बताओ जी, एकता। हाँ सर, जो 234C की फर्स्ट एक्सेप्शन तो ये थी 12% और 36% वाली, और एक इसकी सेकंड एक्सेप्शन थी ना, मुझे उसमें डाउट था सर, प्लीज वो समझा दो। वो तो ये था कि जैसे कैपिटल गेन की इनकम है और कैजुअल इनकम है, याद करो Yes, मैंने sir. क्लास में आपको बताया कि कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो आप स्टार्टिंग में ना एस्टिमेट नहीं कर सकते। Yes, ठीक है, जैसे मान लो एक बच्चा ये बात कहता है कि सर मेरे फादर ने ना भी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मेरे फादर कैसे एस्टिमेट करेंगे इस साल वो इतना इनकम कमाएंगे। Yes, sir. या एक बच्चा कहता है मेरे फादर ने एक घर बेचना है, अब घर जब बेचेंगे तो उन्हें क्या पता कितना कैपिटल गेन होगा। Yes, sir. एक बच्चा कहता है मेरे पापा तो सट्टा खेलते हैं, अब उन्हें ही नहीं पता उनको कितनी इनकम होगी। अब सोच के बोला कुछ इनकम ऐसी हैं जो आप स्टार्टिंग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, Yes, sir. तो उस केस में 234C ये बात कहता है ऐसी इनकम को स्टार्टिंग में एस्टिमेट मत करो। Okay. जो इनकम स्टार्टिंग से एस्टिमेट कर सकते हो वो इनकम एस्टिमेट कर लो, उसके बेस पे तुम हमें एडवांस टैक्स पे कर दो। Okay. बट जब ये इनकम साल के बीच में अराइज होंगी ना, तो Yes, उस sir. इनकम पर तुम्हें एडवांस टैक्स देना होगा। बट कैसे देना होगा, जो उसके अगली इंस्टॉलमेंट होगी उस अगली इंस्टॉलमेंट पर सारा पे कर देना। Okay, sir. तो बस ये देखना तो कि सर सारा एक ही साथ करना नहीं है नहीं, या फिर मतलब सारा एक साथ का मतलब ये कि जो बैलेंस इंस्टॉलमेंट बची है उसके अकॉर्डिंग पे कर देना। ओके सर। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, इधर देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है, ठीक है, यहां पर एक पर्सन ने इनकम एस्टिमेट की, उसने 15 जून की इंस्टॉलमेंट दे दी, 15 सितंबर की इंस्टॉलमेंट दे दी, यहां दे दिया 15%, यहां दे दिया 45%। एक प्लीज अपनी पहले ऑडियो बंद करो पीछे से। अब यहां पे चेक करना, यहां पे ना आपको कैपिटल गेन की इनकम आ गई। यस सर। अब ये इनकम आपने स्टार्टिंग से एस्टिमेट तो की नहीं थी, यस सर। तो इस इनकम पर आपने एडवांस टैक्स भी नहीं दिया होगा। यस सर। अब गवर्नमेंट कहती है विवेक तू ये मत सोचियो कि अगर तेरी इनकम यहां पर आई है इस इनकम पर तुझे एडवांस टैक्स पे नहीं करना। इस इनकम पर तुझे एडवांस टैक्स देना होगा 15 दिसंबर की जो इंस्टॉलमेंट और 15 मार्च की जो इंस्टॉलमेंट है ना, इन दोनों इंस्टॉलमेंट पर तुझे देना होगा। ओके सर। और कैपिटल गेन की इनकम पर जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स का 75% मुझे यहां देना होगा और पूरा 100% मुझे यहां देना होगा। ओके सर। तो मैं सिंपल सी बात आपको एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, कैपिटल गेन की इनकम, कैजुअल इनकम, ये कुछ इनकम ऐसी हैं जो आप स्टार्टिंग में एस्टिमेट नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर एडवांस टैक्स नहीं जाएगा, इस पर जाएगा, बट जब वो इनकम अराइज होंगी उससे अगली इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाएगा फिर। ओके सर। और सर एक और डाउट था इसमें, जैसे आपने पूछा था कि कुछ हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं और कुछ हम फुल अमाउंट एक साथ पे करते हैं, जो एसएससी हमारे 44 एडी में आते हैं और 44 एडी ए में आते हैं। हाँ जी सर ये वाला एक बार पॉइंट क्लियर कर दो। वो तो ये है, जैसे आपने पीजीपी का चैप्टर पढ़ा होगा ना, उसमें एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है 44 एडी और 44 एडीए। यस सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो भी प्रिजम्पटिव स्कीम वाले होंगे ना उन्हें भी एडवांस टैक्स पे करना है, बट जो भी उनका एडवांस टैक्स आएगा उनको एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना है 15 मार्च या उससे पहले तक।
ओके सर, मतलब उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे नहीं करना, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, आस्था आपका डाउट था? ये सर जो स्टार्टिंग इंस्टॉलमेंट रहती है वो उसमें 3 मंथ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं अपन, हाँ। और लास्ट में 1 मंथ के ऊपर क्यों फिर? 1 मंथ के ऊपर इसलिए क्योंकि लास्ट तो 15 मार्च है ना, तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च बनते तो 15 दिन है, बट गवर्नमेंट कहते हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे 1 महीने का। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना, आप जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है वो तो भी पूछ लो, बट जो आपके एक्स्ट्रा डाउट है ना, फिर मैं डाउट सेशन जब लूंगा उसके अंदर फिर मैं लूंगा, ठीक है? तो भी किसी के डाउट अगर हैं तो ओंकार, आपका कोई डाउट यहाँ एक पे है? रिक्वेस्ट थी सर। हाँ मोहित बोलो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर, एक वीडियो बना दो सर टाइम टेबल के ऊपर की प्रिपेयर कैसे करें सर। यार देखो, टाइम टेबल तो ना मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, मैं तो टाइम टेबल बना दूंगा, बट मेरी ना एक छोटी सी बात ध्यान सुनना। टाइम टेबल मैं बना दूंगा, बट वो टाइम टेबल आप फॉलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे ना, वो कई बार दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हर बच्चे का शेड्यूल अलग अलग होता है। जैसे एक बच्चा कहता है मुझे दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, एक बच्चा कहता है मैं रात को पढ़ता हूँ, एक बच्चा कहता है फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस टाइम नहीं पढ़ सकता। अब सोच के बोलना, मैंने टाइम टेबल बना दिया जी सुबह इतने से इतने बजे तक ना आपको टेक्स्ट पढ़ना है। अब बच्चा कहता है मैं उस टाइम फ्री नहीं होता, और बच्चा टेंशन लेके बैठ गया यार मैं टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं होता कभी भी, हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अगर टाइम टेबल बनाएगा। मैं आपको ये तो बता सकता हूं कि सबसे पहले क्या उठाना है, पढ़ना कैसे है, कितने दिन में टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये तो बता दूंगा, बट इस टाइम पर आप पढ़ोगे वो चीज मैं नहीं बता सकता, ठीक है ना? तो हर बच्चे। ओके सर, ओके सर। सर यही Thank you. बता दीजिए। हाँ, एक बता हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कि कौन सा चैप्टर उठाना है और कौन कैसे, क्या चीज शुरू करना है, कैसे खत्म करना है। हाँ वो मैं हाँ जी सर। वो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा हाँ, सर। आज या 1-2 दिन के अंदर, ठीक है? हाँ, वो हम सर। टाइमिंग के हाँ कर वो मैं लेंगे। डाल दूंगा कि सबसे पहले आप क्या उठा सकते हो, कैसे रिवीजन करनी है, बट टाइमिंग आप अपनी खुद डिसाइड करो, ठीक है ना? क्योंकि प्रॉब्लम के जैसे मान लो मैं हूं, आपको मैं अपनी थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैं सीए फाइनल के अंदर था ना, या सीए इंटर के अंदर था, अब मेरी बात ध्यान सुनना, आज तक ना मतलब मैंने कभी टाइमिंग किससे पूछा ही नहीं कि पढ़ना कैसे है। अगर मैं अपना बताऊं, मेरे सीनियर ने मुझे, टीचर्स ने मुझे ये बताया कि विवेक सबसे पहले टेक्स्ट उठा, साथ में ये उठा, इतने दिन का टारगेट बना कि ऐसे कंप्लीट करना है। अब उसको कैसे कंप्लीट करना है, टाइमिंग क्या देनी है, वो मैं खुद डिसाइड करता था। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो मेरे को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, मैं रात को 10 बजे बैठता हूँ, सुबह 7-8 बजे तक पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं लगता सुबह कब हो गई। अब सोच के देखना, मेरे टीचर ने टाइम टेबल बना दिया सुबह का दोपहर का, अब वो टाइम टेबल मैं फॉलो ही नहीं कर पा रहा, तो मेरे माइंड में टेंशन बिना बात की क्रिएट हो गई ना। हाँ, मेरे टीचर ने मुझे ये बता दिया कि विवेक पहले जीएसटी पढ़ना है, अब उस जीएसटी को इतने दिन में खत्म करना है, उतने दिन में कैसे खत्म करना है वो मुझे मेरा टाइम पता है, उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बना के मैं उसको खत्म कर दूंगा। सर आप यही कीजिए सर आप। ठीक है, हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर एक और चीज बता दो प्लीज। एक्चुअली ना जून में मैं फर्स्ट मॉड्यूल दे रही थी और अब मैंने ना सेकंड मॉड्यूल ऐड कर लिया, तो मैं फर्स्ट मॉड्यूल की रिवीजन कैसे करूं, क्योंकि फर्स्ट मुझे मॉड्यूल मॉड्यूल देखो, सेकंड मॉड्यूल के भी देखनी होती है लेक्चर्स। वो बात सही है, बट मैं आपको ये बोलूंगा कि फर्स्ट मॉड्यूल दिन में आप 2 घंटे लगा दो या 1 घंटा लेके चलो कि मुझे 1 घंटा फर्स्ट मॉड्यूल को देना ही है। अब वो चाहे वो आप यूट्यूब की रिवीजन क्लासेस देख लो, मतलब सिर्फ ना एक टच बना के चलो कि आपको ये ना लगे कि आपने फर्स्ट मॉड्यूल बिल्कुल छोड़ ही दिया। तो दिन में 1-2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसको आपको ये लगे कि मुझे फर्स्ट मॉड्यूल को देने ही देने हैं, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग के हो चाहे वो लेट नाइट के हो। ओके सर। हाँ जी, हाँ आयुष बोलो। इस पे भी एक वीडियो बनाना प्लीज हाँ सर। सर, जो ये सारे चैप्टर हैं जैसे एडवांस टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम है, तो इनमें से ज्यादातर थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस? देखो मैंने आईसीएसआई के 5 साल के पेपर करवा दिए यूट्यूब पे पूरे, तो आई थिंक उससे ना आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसा बनता है। जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले हैं वो ये मान के चलें कि 60-40 की रेशो बनती है, 40% प्रैक्टिकल 60% थ्योरी। और थ्योरी का मतलब ही रटने वाली थ्योरी नहीं, प्रोविजन बेस्ड थ्योरी। और जो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं वो अलर्ट होके चले कि उनके एग्जाम में उल्टा हिसाब है, उनके एग्जाम में प्रैक्टिकल ज्यादा बनता है, थ्योरी कम बनती है, ठीक है ना? ओके तो तो हमें सैलरी पीजीबीपी कैपिटल गेन जैसे ये चैप्टर है तो हमें उन पे ज्यादा फोकस करना है। देखो सब पे फोकस करना है यार, क्योंकि आजकल का ट्रेंड ऐसा है। प्रॉब्लम पता है क्या सीएस के बच्चों में क्या प्रॉब्लम है? एक जमाना था जब कहते थे स्कैनर कर लो पास हो जाओ, अब वो जमाना कब का जा चुका है। सुचिता के स्कैनर में से एक जमाने के अंदर पेपर आता था, अब सुचिता के स्कैनर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन ही अलग लेवल के बनते हैं।
तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप उसी जमाने के अंदर जी रहे हो ना तो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मेनली यह है कि आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 100% रिवीजन करके जानी है और 100% प्रैक्टिस करके जानी है। ओके सर। ठीक है। तो सर मैंने जीएसटी की रिवीजन अभी शुरू नहीं है, क्या क्या आप बता सकते हो कि मैं कैसे स्टार्ट करूं जीएसटी की रिवीजन? रिवीजन तो हाँ स्टार्ट सर, जीएसटी की भी आप प्लीज रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करा दो। और डाला ऐसी जैसे टैक्स का है ना, ऐसे ही। हाँ 18 घंटे की रिवीजन क्लास दी तो ये जीएसटी की। नहीं सर, जैसे अभी आप टैक्स का आपने करा 18 रहे हो ना घंटे की कि क्लास दी तो अच्छा है, ये लेकिन उसे गूगल हमें ये गूगल मीट की बात कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ तो पहले जीएसटी का सर प्लीज। पहले इनकम टैक्स खत्म कर देना, एक एक करके स्टेप करके चलेंगे ना, स्टेप वाइज चलेंगे। ओके सर। ठीक है ना, पहले इनकम टैक्स के टारगेट कंप्लीट कर दें, इनकम टैक्स कंप्लीट कर दें, देन फिर हम जीएसटी पे आ जाएंगे। ओके सर हाँ जी। सर जो अमेंडमेंट क्लास की नोट्स है ना, तो सर वो प्रिंट करवाने हैं सारे। हाँ प्रिंट करवा सकते हो, नहीं तो आप कैसे मर्जी उसको पीडीएफ में पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कई बच्चे कह रहे हैं सर आईसीएसआई के जो सजेस्टेड उन्होंने दिए हैं वो आपकी अमेंडमेंट में कई अमेंडमेंट ज़्यादा हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आईसीएसआई ने जो भी नोट्स दिए हैं ना उन्होंने डाली है सिर्फ नोटिफिकेशन, और आपके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 19 भी है, तो काफ़ी सारी अमेंडमेंट उस सप्लीमेंट के अंदर नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने सारे अमेंडमेंट जो नोट्स दिए हैं वो सारे आपने करने हैं। उसके अमेंडमेंट में क्लासेस डाल ही रहा हूँ, बस क्लासेस जरूर देखना, बस ये बात ध्यान देना। सर जो क्लास में नोट्स बनवाए हैं ना आपने, उनको पढ़ के और पीडीएफ में देख लेंगे तो उससे तो हो ही जाएगा ना। हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। हाँ सर, थैंक यू। ओके जी, चलो। और हाँ जी, हाँ 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 बोलो, एक मिनट एक मिनट, प्रांजलि बोलो। सर एक डाउट था क्लबिंग का। हाँ जी। सर आपने अभी बोला था कि अगर हम माइनर खुद पैसे कमा के अगर एफडी कराता है और वो फिर जो इंटरेस्ट होता है वो उसके पेरेंट्स में क्लब होता है, और सर वाइफ के केस में क्या होता है? वाइफ के केस में नहीं होता। हमेशा एक बात ध्यान देना, एक्रीशन ऑफ इनकम जो होती है ना, एक्रीशन का मतलब होता है इनकम से इनकम कमाना। तो एक्रीशन ऑफ इनकम जो होती है वो माइनर वाले केस में क्लब होती है, बट वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में क्लब नहीं होती। वाइफ और सन्स वाइफ में सिर्फ वही इनकम क्लब होती है जो एसेट से कमाई है, और जो एसेट से इनकम आई उस इनकम से इनकम कमाई वो वाइफ और सन्स वाइफ में क्लब नहीं होती। मतलब उसके ट्रांसफर में वाइफ और सन्स वाइफ तो उस पर टैक्स पे करेंगे, बट ट्रांसफर उस पर टैक्स पे नहीं करेगा। तो सर अगर वाइफ हस्बैंड ने इनकम कराई, वाइफ की एफडी कराई, वाइफ को अगर इंटरेस्ट मिला तो वो किस में क्लब होगा? अगर हस्बैंड ने वाइफ के नाम से एफडी कराई, हाँ सर, हाँ फिर तो हस्बैंड में क्लब होगा ना, क्योंकि ये एक्रीशन नहीं है, ये तो पहली इनकम है ना। अच्छा, देखो सिंपल सी बात है, पहली इनकम क्लब होगी, उस इनकम से फर्दर इनकम कमाओगे, वो इनकम क्लब नहीं होगी। सर एक और डाउट था। बोलो। सर अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर अभी एक से पूछा था कि अगर ग्रॉस इनकम 7 लाख है, टोटल इनकम 4 लाख है, ड्यू डेट 31 जुलाई है और पेमेंट क्या 15 फेब, तो उसका सर पेनल्टी क्या होगी? वो पेनल्टीज निकालनी नहीं आ रही थी मुझे। पेनल्टी निकालनी नहीं है, पेनल्टी फिक्स है, पेनल्टी फिक्स है। पेनल्टी का सेक्शन ये बात कहता है कि अगर 5 लाख तक इनकम है और आप लेट रिटर्न फाइल करते हो तो पेनल्टी 1000 रुपए तक देनी है, और अगर इनकम तुम्हारी 5 लाख से ज्यादा है और 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर देते हो तो 5000 की पेनल्टी है, 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करोगे तो 10000 की पेनल्टी है। थैंक यू सर। ओके जी, चलो और कोई डाउट जी? हाँ जी सर एक पूछना है। एक करके यार, एक करके। क्या चीज है? हेलो सर जो आपने ट्रांसफर और ट्रांसफरी बताया था ना, ट्रांसफर और ट्रांसफरी बताया था। हाँ, तो जैसे हस्बैंड अपनी वाइफ की इनकम में क्लब करता है तो हस्बैंड ट्रांसफरर हुआ ना और वाइफ ट्रांसफरी। हाँ हाँ सर, ये कंफर्म कर लीजिए ना सर। सर वो एक्रीशन के इसमें एक डाउट था। बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। अच्छा एक मिनट रुको, पहले मैं नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे भी जाने लग रहे हैं।
नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट लिख लो जी। नेक्स्ट सैटरडे का टारगेट है डिडक्शन के चैप्टर की कंप्लीट लिमिट्स, डिडक्शन के चैप्टर की कंप्लीट लिमिट्स, ठीक है जी। और दूसरा सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट, डिडक्शन का चैप्टर और सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट कौन कौन से? ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड, रिट्रेंचमेंट और वीआरएस। ठीक है जी। तो आपका नेक्स्ट सैटरडे ये है। तो नेक्स्ट सैटरडे आपने सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट कवर करके आने हैं और डिडक्शन का चैप्टर आपने रिवाइज करके आना है। ठीक है जी। अब फटाफट से 5 मिनट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब 1 बाय 1 डाउट्स आपने पूछना स्टार्ट कर दो। हेलो, एक एक करके यार, एक एक करके। हेलो राम अवतार, हाँ जी पहले आप बोलो। सर मैं डाउट नहीं था सर, ये बोला था कि सर जो आपने कल के लिए बोला था वो प्रिंट करवा सकते हैं क्या सर? तो आप बता रहे थे ई बुक। हाँ बुक तो आप ले सकते हो, ई बुक तो अवेलेबल है सर। ई बुक अवेलेबल है बट सर उसकी प्रिंट हम मतलब जेरोक्स नहीं 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 नहीं, वो प्रिंटेबल नहीं होगी। वो आप लैपटॉप पे पढ़ सकते हो, मोबाइल पे पढ़ सकते हो, प्रिंटेबल नहीं होगी वो। हेलो, ठीक है। हाँ जी विशाखा बोलो। सर मैंने ये आईविद्या का स्कैनर सॉल्व किया था। क्या चीज है? आईविद्या का स्कैनर सॉल्व किया था। आपकी आवाज, एक तो पहले पीछे कई बच्चे अपना माइक ऑन करके बैठे हैं, पहले वो बंद करो। हाँ अब बोलो विशाखा बोलो। आईविद्या का स्कैनर सॉल्व किया था। अच्छा तो उसमें डाउट है एडवांस टैक्स में। अच्छा एडवांस टैक्स में डाउट है तो वेडनेसडे पूछ लेना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, वेडनेसडे को मेरा डाउट सेशन होगा ना, उसमें पूछ लेना आराम से। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू जी। हाँ जी जागृति बोलो, आप बोलो। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो आईसीएसआई का मॉड्यूल है वो पढ़ना जरूरी है क्या? आईसीएसआई के मॉड्यूल से सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या क्या है। उसके मॉड्यूल को रेफर मत करो, उसमें काफी चीजें पुरानी है, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। और सर एमसीक्यू को अप्रोच कैसे करें? मतलब जैसे हमने टॉपिक कर लिया तो कैसे करें बताना है। एमसीक्यूज में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करो। सर वो ऐप पे आपके अवेलेबल होंगे ना सारे? हाँ मेरे एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे फ्री नोट्स के फोल्डर के अंदर दिए हुए हैं। जैसे आपने आज 4 टॉपिक दिए हमें, वो कर लें और कल आप वेडनेसडे को अगर आपसे डाउट लेने, ठीक रहेगा सर ये? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी मुस्कान बोलो। सर एक्चुअली एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे जो आपने 500 क्वेश्चंस अपलोड किया वो मुझे मेरे फोन में ओपन नहीं हो रहे हैं और मैंने काफी बार ट्राई कर लिया, मुझे क्वेश्चंस मिल नहीं रहे। फ्री नोट्स के फोल्डर में जाओगे ना, हाँ तो जी। उसमें न्यू टेक्स्ट स्कैनर के नाम से एक फाइल है। ठीक है सर। तो उस फाइल को आप ओपन करो, हो जाएंगे न्यू टेक्स्ट स्कैनर सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, ऐसे 17 सेट बने हुए हैं। ठीक है सर। तो उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके जी। सर उसमें चैप्टर वाइज भी है ना? हाँ हाँ चैप्टर वाइज भी उसके अंदर बने हुए हैं। ओके सर। ओके जी। सर हाँ जी हेलो सर, ये जो चैप्टर के तो है ही नहीं, किसके नहीं है? मिसलेनियस चैप्टर के तो क्वेश्चंस नहीं है। नहीं लास्ट में दिए हुए हैं, आप चेक करो। लास्ट में? हाँ बिल्कुल दिए हुए हैं। हेलो सर। सर हाँ जी सर मिसलेनियस वाले शेयर कर देना टेलीग्राम पर। ठीक है ठीक है। हाँ जी सर मेरा एक डाउट है बोलो। सर, ये जो सेक्शन 234C में सर, ये लास्ट में तो 3 मंथ्स आ रहे हैं ना, बट इसमें 1 मंथ क्यों लिखा है? 1 मंथ इसलिए लिखा हुआ है। नहीं 3 मंथ कैसे आ रहे हैं? 15 मार्च से लेकर 31 मार्च 15 दिन बनते हैं। अच्छा सर, मैं दिसंबर से काउंट कर रही नहीं थी। नहीं नहीं 15 मार्च से काउंट करो ना। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर हेलो सर। मॉड्यूल में है? ये मॉड्यूल में एक चैप्टर जो इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, उसका क्या करने का? उसका आपका दिया हुआ है, देखो जो सैलरी के अंदर सेक्शन 10 है, अदर सोर्स में सेक्शन 10 है, वो सारा सेक्शन 10 वही तो है, इनकम डू नॉट पार्ट ऑफ इनकम। अच्छा तो उसमें include हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली हर चैप्टर में कवर हो जाता है आपका। ओके सर, ओके थैंक यू। हाँ जी हेलो सर। हाँ निकिता बोलो। सर मैंने आपको पहले भी डाउट सेशन प्लेलिस्ट में डाउट सेशन है? जितना भी आपने डाउट आपकी आवाज कट रही है, एक बार दोबारा बोलो।
सर जितना सर भी आपने मेरी भी एक डाउट डाउट सेशन है। आपका प्लेलिस्ट में है ना फोल्डर बनाती थी ना, जैसे आप सबका बनाते हैं कि हाँ कोई भी हाँ, डाउट। नहीं वो मैंने आपको बताया था, मैं बना दूंगा, जल्दी बना दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, बस बना दूंगा। ठीक है सर। हाँ जी, थैंक हाँ यू जी, सर। हाँ जी, और किसी का डाउट जी? हाँ सर। हाँ जी, सर वो अब बताए ना आपने इनकम स्विच डोंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वो सर आपका चार्ट पढ़ोगे तभी चलेगा ना इनकम की? चार्ट कौन सा? मतलब सर वो सेक्शन 10 में कौन कौन सी इनकम हाँ एग्जाम्पल हाँ, की वो उसके अंदर अपलोड, वो चार्ट जो मैंने भेजा एक समरी, उसके अंदर से आप पढ़ सकते हो। वही देखे तो चलेगा ना? मतलब सर कैसे वैसे भी एग्जाम्पल होती है उस चलेगा चीज़ चलेगा। की। थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। हाँ चेष्टा बोलो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी, सर पार्टनरशिप फॉर्म का ऑडिट कब करवाना होता है? वो डिपेंड करता है उनका ऑडिट कंपलसरी है या नहीं है। अगर ऑडिट कंपलसरी है तो सितंबर, अदरवाइज जुलाई। करवाना कब होता है ऑडिट उनको वैसे? फोन थोड़ा पीछे करके बोलो। वैसे ऑडिट कब करवाना होता है? ऑडिट कब करवाना था वो तो टर्नओवर पे डिपेंड करता है ना, उसकी टर्नओवर कितनी है। सर जैसे एक क्वेश्चन था उसमें ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख है और 2 लाख की डिडक्शन है, तो उसको कब फाइल करनी होगी रिटर्न? पार्टनरशिप फर्म है। हाँ जी। और ऑडिट के बारे में कुछ लिखा है? नहीं। हाँ, तो अगर ऑडिट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो 31 जुलाई, अगर ऑडिट के बारे में लिखा है तो 30 सितंबर। ओके, टर्नओवर के बेस पे ऑडिट वो डिपेंड करेगा? हाँ, वो पार्टनरशिप फर्म की टर्नओवर कितनी है उसके बेस पे डिपेंड करता है कि उनका ऑडिट कंपलसरी है या नहीं है। ओके सर। एक सर वो जब क्लबिंग का प्रोविजन लगता है उसमें हाउस प्रॉपर्टी को अलग क्यों कर देते हैं, वो वाला मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन 27 बना हुआ है। ओके सर। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी, चिराग बोलो। हाँ सर, ये सीएस सर। हैं? हेलो। हाँ चिराग बोलो। हाँ सर, सर डिडक्शन चैप्टर में चैप्टर 6 से ही इम्पोर्टेंट होता है ना सर? हाँ, मतलब चैप्टर पूरा- 6A के अंदर हेडिंग 3 है, हेडिंग ए, हेडिंग बी, हेडिंग सी। तो वो 80C से लेकर 80U तक के जितनी भी डिडक्शंस हैं वो आपको एक बार रीड करनी है। और मैंने कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है, 3 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं यूट्यूब पे। हेलो सर। हाँ जी सर, ये कभी कभी इन लोग जीएसटी में सीएस प्रोफेशनल का भी पूछ लेते हैं अपील का चैप्टर जैसे कि, तो वो तो अनएक्सपेक्टेड है, तो करना क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा यार वो एक आधी बार उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपके प्रोफेशनल लेवल का आएगा। जो आपके मॉड्यूल में है उसको अच्छे से कर लो, बस उसमें से आ जाएगा। और अगर बाई चांस एक आधा क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड दिख भी रहा तो घबराने की बात नहीं है। हमारा टाइम लगना चाहिए 48 क्वेश्चन जो हमें आते हैं, बट हम गलती क्या करते हैं, हम उस 2 क्वेश्चन के ऊपर बैठ जाते हैं जो हमें नहीं आते। ठीक है सर मेरी एक क्वेश्चन थी। हाँ जी, पिन मनी क्या होता है क्लबिंग के चैप्टर में? क्या चीज? पिन मनी। पिन मनी। पिन मनी? यस सर। पिन मनी का मतलब आप कोई पर्टिकुलर लाइन बोलो मेरे को। सर बुक्स में मैं पढ़ी थी क्या कि पिन मनी का जो इनकम होता है वो क्लबिंग नहीं होती है। देखो, अगर आप पिन मनी का मतलब अगर आप ये लेके चल रहे हो कि जो आप मुझे लाइन या तो पूरी भेजो, अगर आप पिन मनी उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने एक इनकम कमाई, उस इनकम से फिर आपने फर्दर इनकम कमाई, तो वो इनकम क्लब नहीं होती, उसको भी आप पिन मनी में काउंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज माइनर वाले केस में हैंडीकैप और डिसेबल की क्लबिंग नहीं होती, उसको भी आप पिन मनी में काउंट कर सकते हो। तो वो लाइन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है वो देखनी होगी। सर लाइन यही था, इफ प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड आउट ऑफ पिन मनी देयर वुड बी नो क्लबिंग। आउट ऑफ, हाँ तो फिर वो तो ये होगा कि अगर हमारी कोई सेविंग है, हमारी कोई पर्सनल Yes, मनी है, उससे हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उससे आने वाली Yes, sir. इनकम क्लब नहीं होगी, क्योंकि वहां तो कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है ना। नो सर। ओके जी, ओके सर, थैंक यू। सर मेरी एक डाउट है सर। हाँ जी बोलो फटाफट। सर मेरा एक डाउट है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर मेरा क्लबिंग को लेकर एक डाउट है कि क्लबिंग जो प्रोविजंस होती हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर दोनों के लिए होती है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, जो इनडायरेक्ट ट्रांसफर का कोई एक ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हैं सर? इनडायरेक्ट ट्रांसफर का मतलब ये है, जैसे मैंने ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी दे दी और उस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी मेरी वाइफ है। अब मैंने वाइफ को डायरेक्ट तो नहीं दी ना, बीच में एक पर्सन क्रिएट कर दिया ट्रस्ट,
और बेनिफिट किसको जाएगा, मेरी वाइफ को जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई ऐसा ट्रांसफर भी किया होगा तो भी आप में ही क्लबिंग हो जाएगी। सर जस्ट एक और एग्जांपल है मेरा इसमें कि सर अगर सपोज कि मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई को गिफ्ट किया और मिस्टर वाई ने मिसेस एक्स को गिफ्ट किया, वो तो क्रॉस ट्रांसफर है, वो क्रॉस ट्रांसफर है। अच्छा, तो उसमें क्लबिंग होगी सर? बिल्कुल होगी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा एक डाउट है। बोलो। जो हमारी एक्सेप्शन होती है, मतलब जिनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, लाइक ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी और साइंटिफिक रिसर्च, तो उसमें अगर लेट रिटर्न फाइल करते तो उनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? हाँ, अगर आपने रिटर्न सही टाइम पे फाइल नहीं किया, गलत फाइल किया, तो पेनल्टी बिल्कुल उनको भी देनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, और किसी का डाउट जी? फिर चलें। सर एक डाउट है। हाँ जी, बोलो बोलो। वो जो रिवीजन के लिए जाते हैं सर, उसमें अपील के चैप्टर में दिया हुआ टॉपिक। हाँ जी, तो सर जो डिपार्टमेंट जा रहा है सर, तो वो मतलब डिपार्टमेंट के खिलाफ ऑर्डर आया सर, वो तभी जा रहा है? हाँ, डिपार्टमेंट के किसी छोटे ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया और बड़े ऑफिसर को लगा कि इसने हमारे अगेंस्ट ही ऑर्डर पास कर दिया और एसएससी के फेवर में पास कर दिया, तो उस केस में डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। अगर सर जो रिवीजन के थ्रू जो मान लो ऑर्डर आया, हाँ जी, वो भी डिपार्टमेंट के खिलाफ है, तो आगे क्या होगा सर? वो अगर रिवीजन में ऑर्डर आया, हाँ जी सर, हाँ, तो आगे फिर हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और सर एसएससी के खिलाफ आ गया तो? अगर एसएससी के खिलाफ आ गया रिवीजन के अंदर, फिर वो आगे अपील कर ही नहीं सकता। सर रिवीजन डाली थी डिपार्टमेंट ने, लेकिन ऑर्डर खिलाफ आया एसएससी के, तो भी नहीं कर सकता सर आगे? अगर रिवीजन तो डिपार्टमेंट ने डाली नहीं थी नहीं नहीं, अगर डिपार्टमेंट ने रिवीजन डाली 263 में, हाँ जी सर, ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट के फेवर में आ गया वो, ठीक है, और एसएससी के अगेंस्ट आ गया। हाँ जी, तो लो ये बात कहता है कि अगर वो 264 की रिवीजन है तो अपील पॉसिबल नहीं है, अगर वो 263 की रिवीजन है तो अपील पॉसिबल है। नहीं सर, ये क्वेश्चन ये है कि मान लो रिवीजन के बाद जो ऑर्डर आ रहा है और उसमें हमारे डिपार्टमेंट तो एसएससी के खिलाफ है, तो एसएससी कुछ नहीं कर सकता सर? नहीं, वहां कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, चलो और कोई डाउट जी? सर हाँ जी, सर जो थैंक यू। 234, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो सेक्शन 234C में जो 3 मंथ काउंट करते हैं ना, तो वो 15 जून से करते हैं, मतलब 1 अप्रैल से तो नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, 3 मंथ आपको काउंट नहीं करने हैं, वहां तो 3 महीने फिक्स हैं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 1 महीना, ये तो फिक्स है। सर 15 मार्च तक करते हैं ना पूरा? हाँ, मार्च तक करते हैं। और अगर सर जैसे मार्च में जैसे डिले हो गया, तो जैसे 31 मार्च तक हो गया, तो हमें तो भी 1 महीने का ही लगाना है, उसमें हमें काउंट करना ही नहीं है कितने दिन का डिले हुआ। 234C कभी भी डेज बेस पे नहीं आता, उसमें मंथ फिक्स होते हैं। ओके सर, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। चलो जी। शालिनी कह रही है कि 3 महीने क्यों नहीं लिया। मैं दोबारा बोल दूं, 3 महीने मार्च के महीने में इसलिए नहीं लिया क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च तक सिर्फ 15 दिन बनते हैं, तो 15 दिन का लगना चाहिए वैसे तो, बट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि इंटरेस्ट जो चार्ज करेंगे मार्च के महीने में हम सिर्फ 1 महीने का करेंगे, और बाकी ऊपर वाली जो 3 इंस्टॉलमेंट है वहां 3 महीने का करेंगे। ठीक है जी, चलो तो फिर अपना बाकी मुलाकात करेंगे जी वेडनेसडे को। जो भी आपके डाउट्स हैं आप डाउट्स के साथ आओगे, तब तक अपनी रिवीजन कर लो, डाउट्स जो भी होंगे हम वेडनेसडे को ले लेंगे, और देन फिर सैटरडे को आपके जो मैंने टारगेट दिया है उस टारगेट को कंप्लीट करके आना। एंड हैप्पी टीचर्स डे सभी को मेरी तरफ से। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच सर। बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी। जय हिंद सर। जय हिंद जी, जय हिंद। जय हिंद सर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय। बाय सर। बाय बाय।